डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह पुलकित शुक्ला, आपका दोस्त और आपका होस्ट। विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम आपकी खेती किसानी को बेहतर करने के लिए कुछ समाधान लेकर आते हैं। कृषि क्षेत्र में जो अपार संभावनाएं हैं उससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ताकि किसान भाई इन संभावनाओं का सही तरीके कर और सही समय पर इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें, अपने मुनाफे को बढ़ा सकें और जो उनकी लागत है उसको कम करके हमारे किसान भाइयों की मेहनत का सही दाम उनको मिल सके। इस कार्यक्रम के जरिए हम ये कोशिश करते हैं। तो आज कौन सा विषय लेकर हम हाजिर हैं आपको बताते हैं। आज हम बात करेंगे विचार विमर्श में भारत के सूर्योदय उद्योग के बारे में, यानी कि पुष्प कृषि के बारे में, और इसको अगर आसान भाषा में समझें तो फूलों की खेती को लेकर। दोस्तों, जब हम फूलों का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ती है। आप कल्पना कीजिए कि एक खेत है जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं और उनको देखकर मन कितना उत्साहित होता है, कितना खुश होता है। फूलों से हमें सीखने को मिलता है कि कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा खुश रहना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा खिलखिलाते रहना चाहिए। लेकिन ये फूल आपकी कमाई को कैसे रंगीन कर सकते हैं, आपकी जेब को कैसे मोटी कर सकते हैं, इसको आज विचार विमर्श के इस कार्यक्रम के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे। जो फूलों की खेती है न केवल हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी कहीं ना कहीं छूती है। और चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम का मौका हो, चाहे तीज त्यौहार हो, किसी भी तरीके का कोई भी कार्यक्रम हो, बिना फूलों के अधूरा रहता है। तो फूलों की खेती कितनी महत्वपूर्ण है, किसान भाई खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में फूलों की खेती चुनकर क्या परिवर्तन ला सकते हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें हम फूलों की खेती से जुड़कर क्या प्रसंस्करण की संभावना है, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे किसान भाइयों के लिए फूलों की खेती लाभदायक हो सकती है। तो अगर आप भी इस विषय से जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि फूलों की खेती को अपनाकर आप कैसे मोटी कमाई कर सकते हैं तो इस कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब मिलवाते हैं आपको अपने खास मेहमानों से जो फूलों की खेती की फ़ायदे आपको समझाएंगे और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं इसको भी वो बताएंगे। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मार्कंडेय सिंह सर। आपका बहुत स्वागत है। आप हेड हैं फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग IRI पूसा से। आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इसके साथ ही आज हमारे साथ डॉक्टर कंवरपाल सिंह जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग IRI पूसा से। और आखिरी में हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, डॉक्टर गुंजीत सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है। आप भी प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग IRI पूसा से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है विचार विमर्श के इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले फूलों की खेती क्यों महत्वपूर्ण है और उसमें क्या संभावना है, एक रिपोर्ट के जरिए देख लेते हैं। वैसे तो पूरे साल किसी न किसी फूल की खेती होती ही रहती है, लेकिन सर्दी के मौसम को फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय किसान कई तरह के फूल लगा सकते हैं। गुलाब और गेंदे की कुछ किस्मों को इस समय लगाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में जो फूल होते हैं उनमें डहेलिया, गजेनिया, पिटूनिया, आइस क्लोवर, बेगोनिया टोरेनिया, वंडरलैंड, पेंसी, ग्लॉक्सीनिया और टॉक्सिनड्रेरा आदि शामिल हैं। वैसे तो अक्सर किसान फूलों की खेती खुले में ही करते हैं, लेकिन बेहतर व्यावसायिक खेती के लिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में फूल लगाना भी बेहतर रहता है। फूलों की खेती की खास बात यह है कि ये बड़े किसानों के साथ साथ छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी बेहतर विकल्प साबित होती है, क्योंकि कम जमीन में भी फूलों की खेती से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इतना ही नहीं, नर्सरी के तौर पर भी फूलों का कारोबार किया जा सकता है। बता दें कि फूलों की फसल को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अगर फूलों की फसल की सही समय पर उचित देखरेख न की जाए तो बाजार में फूलों की कीमत कम मिलती है। ऐसे में सर्दी के इस मौसम में खेतों में पहले से लगे फूलों की देखभाल और उनमें समसामयिक कार्य करना जरूरी है। जैसे गुलाब में समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करें और जरूरत के हिसाब से बरिंग और जमीन में लगाने का काम करें।
गुलाब में माहू, दीमक और सल कीट दिखने पर तुरंत डाइमेथोएट 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। ग्लैडियोलस की मुड़ी हुई टहनियों को निकाल दें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। घनकंदों की बुआई के बाद अगेती किस्मों में लगभग 60 से 65 दिनों में, मध्य किस्मों में 80 से 85 दिनों में और पछेती किस्मों में 100 से 110 दिनों में पुष्प उत्पादन शुरू हो जाता है। जरबेरा और लिलियम में समय समय पर सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। वहीं रजनीगंधा के बल्बों की रोपाई के लिए क्यारियों में 45 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करके 15 दिनों के लिए छोड़ दें। खेतों और क्यारियों की नियमित निराई करके साफ रखें। ये काम महीने में एक बार कर सकते हैं। खेतों को साफ सुथरा रखने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और प्रति इकाई क्षेत्र से ज्यादा आर्थिक लाभ भी मिलता है। तो इस रिपोर्ट से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से फूलों की खेती से आप जुड़ सकते हैं और कैसे फूलों की खेती आपको मुनाफा कमा सकती है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर मार्कंडेय जी से। डॉक्टर मार्कंडेय जी, अगर हम बात करें भारत के तमाम कृषि परिवर्तनों की, फूलों की खेती भारत के कृषि क्षेत्र में कितना परिवर्तन ला सकती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और मौजूदा हालात की बात करें तो भारत की फूलों की खेती में क्या स्थिति है? यदि हम फूलों की खेती की संभावना अपने देश में देखते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे कि इसकी हमारी जो घरेलू डिमांड है दिन प्रतिदिन जो है कि इसकी बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि पहले तो पहाड़ी क्षेत्रों पे जो कट फ्लावर वाले फूल हैं, जैसे लिलियम की खेती, गुलदाउदी की खेती, कार्नेशन की खेती, इनकी खेती होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ी है तो मैदानी क्षेत्रों में कट फ्लावर्स और लूज फ्लावर, जैसे कट फ्लावर्स में यदि हम बात करते हैं तो गुलाब की खेती, जरबेरा की खेती, गुलदाउदी की खेती, और लूज फ्लावर में यदि हम बात करते हैं तो गेंदा की खेती, गुलाब की खेती, और जो सीजनल हमारे फ्लावर्स हैं जैसे कैलेंडुला का भी बड़े पैमाने पे जो है कि उत्पादन होने लगा है, बबूना का उत्पादन होने लगा है। तो इस तरीके से जो है कि इसका क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा है। और क्षेत्रफल बढ़ने के पीछे एक ही कारण है कि जो हमारे जितने इवेंट्स हमारे देश में होने लगे हैं उसमें फूलों की जो मांग है काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से जो भी फेस्टिवल आते हैं, चाहे न्यू ईयर है, वैलेंटाइन डे है, मदर्स डे है, क्रिसमस डे है, यदि इसमें देखें तो इसका मांग जो है कि काफ़ी बड़े पैमाने पे बढ़ा है। और यही रीज़न है कि दिन प्रतिदिन जो है कि इसका क्षेत्रफल जो है हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आज भारत में जो स्थिति है वो कितनी बेहतर हुई है। ये तो डॉक्टर मार्कंडेय जी ने समझाया ही। अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर कंवरपाल सिंह जी का। डॉक्टर कंवरपाल जी, अगर बात करें फूलों के किसानों की, जो किसान इन फूलों की खेती कर रहे हैं, किसान की स्थिति इस देश में फूलों की खेती को लेकर क्या है? मांग तो बढ़ रही है, क्या किसान उतने उपज कर पा रहे हैं? और क्या किसान फूलों की इस सेक्टर को लेकर, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी डिमांड वैश्विक स्तर पर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्या हमारे देश का किसान उतना जागरूक है फूलों की खेती में जो संभावना है उसको लेकर? सही कहा आपने, जैसे कि हमारे साथी मार्कंडेय जी ने बताया कि जो फूलों की खेती की अपार संभावना हमारे देश में है और काफ़ी पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी किसान खेती कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि इसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम क्वालिटी की बात करें, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, जैसे कि अभी बताया कि घरेलू डिमांड हमारी बढ़ रही है, लेकिन हमारा हमको एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है। तो एक्सपोर्ट की हम बात करें तो हम जो ज़्यादातर जो किसान हैं हमारे खुले खेत में खेती करते हैं और बहुत ही कम किसान संरक्षित खेती कर रहे हैं। तो जिसकी जो घरेलू मार्केट है उसमें तो संरक्षित खेती वाले फूल या खुले खेत वाले फूल जो हैं वो बिक जाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट की निर्यात की बात करते हैं तो हमें संरक्षित खेती की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी ज़रूरत है किसानों को। और हमारा एक जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है वहाँ पर काफ़ी सहायता मिलती है, अपने स्टेट से अलग मिलती है, तो उसकी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे तो काफ़ी किसान इसमें लगे हुए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कम किसान इसमें है जो इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, जो भारत सरकार की या किसी प्रदेश सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा रहे हैं। तो इसमें हम अगर और किसानों को जागरूक करेंगे तो काफ़ी इसमें उत्पाद बढ़ने की, क्वालिटी अच्छी होने की उम्मीद है और वो अपना निर्यात भी बढ़ाएंगे। घरेलू मार्केट में भी अगर अच्छे फूल होंगे तो अच्छे दाम मिलेंगे। तो इस प्रकार हम किसानों की जो आमदनी भी इसमें बढ़ा सकते हैं। जी, डॉक्टर गुंजीत जी का रुख करते हैं। डॉक्टर गुंजीत जी, अगर हम बात करें देश में पारंपरिक फसलों को लेकर, लगभग सभी किसान
दाल हो गई, गेहूं हो गया, चावल हो गया, या फिर कहें मोटे अनाज हो गए, इन तमाम सब्जियों की खेती या अनाजों की खेती करते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है कि किसान भाई अगर फूलों की खेती को अपनाकर साथ साथ इन फसलों को भी चुनाव करें तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, उनके जीवन और बेहतर हो सकता है? देखिए, जो फूलों की खेती है वो थोड़ी पेरिशेबल टाइप की है, जिसमें कि हमें काटने के उपरांत अगर ध्यान ना रखा जाए तो काफ़ी हानि होने की संभावना होती है। इसके लिए आपको सही तरीके से फूलों की कटाई, उनकी पैकिंग और पैकिंग के दौरान जो भी कोई उपचार करना है जी, स्टोरेज करना है, भंडारण, अगर उनका सही तरीके से हम ध्यान रखें जी, तो हमारे उत्पादन की गुणवत्ता बनी रहेगी और मार्केट में हमें अधिक लाभ मिलेगा, जो कि अन्य खाद्यान्न व अन्य फसलों से अलग होता है। जी। डॉक्टर मार्कंडे जी का रुख करते हैं। डॉक्टर मार्कंडे जी, अगर कोई किसान है जो अभी तक फूलों की खेती नहीं कर पाया है या उसके पास जानकारी नहीं है, शुरुआती तौर पर जो किसान भाई शुरू करना चाहते हैं कि छोटे स्तर से शुरू करें या बड़े स्तर से शुरू करें, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई किसान भाई अगर शुरू करना चाहता है तो कितने बड़े स्केल से शुरू करें, किस फूल का चुनाव करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो नए किसान हैं, जो पारंपरिक खेती धान गेहूं की खेती से हट करके फूलों की खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यदि उनके ज़िले में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आसपास में कोई कृषि विश्वविद्यालय हो या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई संस्थान हो जहाँ पे फूलों की खेती के बारे में शोध किया जाता हो, जैसे यदि हम विवेचना करें कि दिल्ली के आसपास के जो किसान हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के अंदर पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग है, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि बेंगलोर में यह देखें तो IIHR है, यदि नॉर्थ ईस्ट में यदि देखें तो हमारी जो है आर्किड की जो है सेंटर है, NRC सेंटर है, और इसी तरीके से हर जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे जो है कि फूलों के संभाग हैं, वहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि किस किस्मों का चुनाव करना है, कितने क्षेत्रफल पे करना है, तो इसमें जैसे शुरू में ही मैं बताया था कि इसकी खेती खुले खेतों में भी होती है और संरक्षित खेती भी होती है। खुलो खेत में जो किसान भाई लूज फ्लावर्स के लिए खेती करते हैं, उनमें जो लागत होती है संरक्षित खेती के अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसमें हमें ये जरूर भी देखना है कि इसका खेती करने पे यदि भारत सरकार या प्रदेश की सरकार जो भी जो है भारतीय जो वित्त जो अनुदान होता है, जो सब्सिडी बेस्ड परियोजनाएं हैं, यदि उनकी लाभ लेना है तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं या एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, एपिडा है, वहाँ से संपर्क करके और इसके संरक्षित संरचना के लिए जो है कि वहाँ से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि कोई किसान ये छोटे पैमाने पे इसकी खेती करना चाहता है तो किस फसल का चुनाव करे, तो जैसे शुरुआती दौर में ही मैं बोला था कि लूज फ्लावर्स के लिए यदि गेंदे की खेती, गुलाब की खेती और सीजनल क्राइजेंथेमम की खेती करता है तो इसमें लागत जो है काफ़ी कम लगती है। जी। तो शुरुआती तौर पर अगर आपको संशय है कि मैं कौन से फूल का चुनाव करूं, उसका समाधान डॉक्टर मार्कंडे जी ने किया है। डॉक्टर कंवरपाल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कंवरपाल जी, अगर हम बात करें अपने देश में फूल उत्पादन के राज्यों की, जिसमें कर्नाटक सबसे अग्रणी है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, क्या इन 3 राज्यों के किसान ज़्यादा सजग हैं या सिर्फ व्यावसायिक रूप से इस खेती को लेकर चलते हैं इसलिए 3 राज्य अग्रणी हैं, या हमारे देश में किसान बाकी खेती तो करते हैं लेकिन उतने स्तर पर खेती नहीं होती है, या सरकार प्रोत्साहित इन 3 राज्यों में कर रही है, बाकी राज्यों में थोड़ा सा कम कर रही है? क्या वजह है जो बाकी राज्य इन राज्यों से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं? इसमें कई कारण हैं जी। सबसे पहला तो है हमारा जलवायु, कहाँ की जलवायु है। जो हमारे फूल हैं उनको एक पर्टिकुलर जलवायु की जरूरत पड़ती है, हर समय उनको हर एक जलवायु में करना बड़ा मुश्किल है जी। दूसरा, किस प्रदेश में फूलों की डिमांड है। अगर हम साउथ की बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटका,
तो तमिलनाडु में लूज फ्लावर्स की बहुत डिमांड है। वहाँ पर डेली जो है वहाँ के जो लोग हैं पूजा करते हैं। डेली मार्केट में जैसे हम सब्जी दूध लाते हैं वो फूल भी खरीदते हैं, जो कि विदेशों में भी एक है कि वहाँ भी कट फ्लावर ज़्यादा चलता है तो कट फ्लावर लाते हैं। तो तमिलनाडु में सभी लोग ज़्यादातर पूजा डेली करते हैं और वो फूल लेके आते हैं। तो नेचुरली वहाँ पे जो लूज फ्लावर की डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो क्रोसेंड्रा है, जैस्मिनम है, जो फूल वहाँ हो सकता है तो उसकी काफ़ी खेती वहाँ होती है। और कर्नाटका की अगर हम बात करें, कर्नाटका की जलवायु ऐसी है कि वहाँ पे पूरे साल लगभग एक जैसी जलवायु रहती है। तो कुछ हमारी जो सदाबहार फसलें हैं, बहुवर्षीय फसलें हैं, जो पूरे सालों साल चलती हैं, कई साल तक चलती है, जैसे गुलाब है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर हम नॉर्थ में उसको लगाते हैं दिल्ली के आसपास या मैदानी क्षेत्र जितने हमारे हैं, तो गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, बरसात में भी समस्या होती है। तो यहाँ पे उनको पौधे का जो ग्रोथ है पूरे साल एक जैसा नहीं हो पाता है। गर्मियों में तो कई बार गुलाब की बात करें तो रुक जाता है, तो उसका हमको कॉस्ट बियर करना पड़ता है, इतना उससे इनकम नहीं हो पाता। तो कर्नाटका में क्या है कि जो यूनिट लगती है गुलाब की या कार्नेशन की बात करें तो पूरे साल उससे हमको फूल मिलते रहते हैं। तो इसलिए जहाँ पे ये माइल्ड क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं, जो ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, वहाँ पे पहले ये पुष्प विज्ञान का काम, फूलों खेती का काम शुरू हुआ, और ख़ासकर एक्सपोर्ट के लिए। तो कर्नाटका हुआ, ये जो महाराष्ट्र में पुणे वाला एरिया है उसमें काफ़ी अच्छा है। और आजकल जो इसमें वेस्ट बंगाल में है लूज फ्लावर, गुलदाउदी ओपन वाली जो खेतियाँ वो फूल हैं, अब तो कट फ्लावर में भी काफ़ी आ गया, लेकिन कट फ्लावर में ओपन में ही करते हैं वो ज़्यादातर। तो वो भी वेस्ट बंगाल की ह्यूमिडिटी वहाँ होने की वजह से करीब पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। तो एक और है वहाँ पे, अगर गेंदा अगर लगाएंगे तो एक ही प्रजाति को पूरे साल कई बार लगा सकते हैं, 3-4 बार। और जबकि हम मैदानी क्षेत्रों में सर्दी की फसल प्रजाति अलग होगी, गर्मी की अलग होगी, बरसात की अलग होगी, तो कई समस्याएं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन 3 प्रदेशों के अलावा जो दूसरे प्रदेश हैं उनमें भी किसान ये फूल लगा रहे हैं। और डेली प्रतिदिन हमारे पास पूसा संस्थान में किसान भाई आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं, और किसान पिकअप कर रहे हैं। बस यहाँ पे हम उनको सुझाव देते हैं कि इस गर्मी के सीज़न की प्रजाति ये है, सर्दी की प्रजाति ये है, तो यहाँ पे उनको अलग अलग करना पड़ता है। तो पेरेनियल जो क्रॉप है उनकी थोड़ी समस्या होती है, लेकिन आजकल नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, संरक्षित खेती में भी शेड नेट आ रहे हैं और ओपन ऊपर से खुले हुए पोली हाउस बनाते हैं। तो उसमें जितना उनको मतलब हो सकता है उतना वो उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। और खुले खेत में तो काफ़ी खेती दूसरे प्रदेशों में हो रही है, गुलदाउदी ओपन में काफ़ी हो रही है, गुलिल्लस भी लगाते हैं। तो इस प्रकार मेरे ख्याल मानना है कि पूरे भारतवर्ष में ही ये हमारा फूलों का व्यवसाय बढ़ रहा है। जी, पूरे भारत में फूलों का जो व्यवसाय है वो पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। न केवल घरेलू मांग बल्कि तमाम ऐसी चीज़ें हमारे देश में अब घटित हो रही हैं, जैसे पश्चिमी संस्कृति की बात करें तो उसका अडॉप्शन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस वजह से भी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो फूलों की मार्केट है उसका विस्तार हो रहा है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसका मार्केट $बिलियन में स्थापित होने वाला है। और अगर आप इस संभावनाओं को समझते हैं तो सही समय पर फूलों की खेती शुरू करके एक अच्छे खासे व्यवसाय को आप स्थापित कर सकते हैं। इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें विचार विमर्श। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपको आज बता रहे हैं कि कैसे आप कृषि के क्षेत्र में मोटी कमाई कर सकते हैं फूलों की खेती को अपनाकर। फूल न केवल आपके चेहरे पे मुस्कान लेके आएंगे बल्कि आपकी जेबों को भी खुशहाल करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर कुंजीत जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कुंजीत जी, तमाम बातें हमने चर्चा के दौरान जानी हैं, अब आपसे समझते हैं हम कि अगर तमाम ऐसे फूल हैं जैसे गेंदे के फूल हुए, गुलाब के फूल हुए, अगर गुलदाउद के फूल की बात करें, आपसे हम समझना चाहेंगे इसके अंदर अगर किसान भाई आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से शुरुआत करें, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, गुलदाउदी हम विभिन्न प्रकार से उगा सकते हैं, जिसमें कि एक तरीका है कि गमलों के लिए गुलदाउदी की खेती करना, जो कि आजकल शहरी क्षेत्रों में बालकनी में, लॉन्स में बहुत ही ख़ास होता जा रहा है और जिसकी बहुत ही मार्केट में डिमांड है जी। इसके लिए वो किस्में हम छांटते हैं जो कि छोटे बढ़ने वाली होती हैं और जिनमें कि ब्रांचिंग ज़्यादा होता है, जिससे कि
वो गमले की शेप को कवर कर लेती हैं। दूसरा है कट फ्लावर के लिए, जैसे कि हम कर्तित फूल के रूप में कहते हैं, जिसमें जिन वैरायटीज़ में हम स्टेम लेंथ या जो तने की लंबाई है जिसमें ज़्यादा होती है उसको हम कटे हुए फूलों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें फिर दो तरह की होती हैं, एक स्प्रे बोलते हैं हम, जिसमें नीचे से पिंचिंग जब कर देते हैं तो 3-4 शूट्स निकलती हैं जिनको कि हम काट के स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं। या दूसरी एकल किस्म होती हैं जो कि प्रदर्शनी के लिए हम, जिसमें कि शीर्ष में केवल एक फूल को अलाउ करते हैं, वो प्रदर्शनी के लिए उगाई जाती है। इसके अलावा गुलदाउदी को जो शुष्क ये जो खुले पुष्प के लिए, पंखुड़ियों के लिए, इनके लिए भी उगाया जाता है। जी, तो गुलदाउदी भी एक अच्छा खासा आप ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। इसकी खेती में भी आपको अच्छी खासी संभावनाएं नज़र आएंगी। रुक करते हैं डॉक्टर मार्कंडेय जी का। डॉक्टर मार्कंडेय जी, अगर हम बात करें फूलों की खेती में अच्छे व्यवसाय को स्थापित करने के लिए और वैश्विक स्तर पर मांग जो है उसमें अपनी एक भूमिका निभाने के लिए, तो एक टर्म का जिक्र जाता है जीजीएन लेवल। ये जीजीएन लेवल क्या है और फूलों की खेती और फूलों के व्यवसाय में ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या इसको अपनाकर किसान भाई अपने फूलों की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं? ये किस तरीके से बेसिकली काम करता है? बेसिकली देखिए, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट के लिए जो भी हम फ्लावर ग्रो करते हैं, तो इंडिया से देखें तो कट फ्लावर्स के रूप में ये सबसे अधिक जो है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो है गुलाब। जैसे पीछे आपने बोला था और हमारे साथी डॉक्टर कंवरपाल सिंह जी ने बताया कि महाराष्ट्र और जो हमारा कर्नाटका का एरिया है, वहाँ का क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, प्रोटेक्टेड कंडीशन में, जिसमें कूलिंग पैड और फैन सिस्टम, जिसमें एनर्जी के ऊपर काफ़ी धनराशि लगती है, उस तरह का जो है कि वहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं होता। और यही रीजन है कि उस क्लाइमेट में जो संरक्षित खेती है वो नेचुरल वेंटिलेटेड कंडीशंस में जो है कि इसमें करके और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। यदि हम संभावना के ऊपर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है फूलों का काफी बड़ा बाजार है। जैसे यदि एक नाम ले नीदरलैंड, और नीदरलैंड में जो इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन सेंटर है जिसको हम एल्समीर बोलते हैं, उसमें भी हमारे भारत से जो है कि गुलाब के जो फूल उगाए जाते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऑक्शन सेंटर में जो है कि इसको बेचा जाता है। और जो सरकार की नीति है, सरकार की नीति में जैसे बहुत सारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से देखेंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो 3 हेक्टेयर के 5 हेक्टेयर के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें ग्रीन हाउस को बनाने के लिए, प्लांटिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो एपिडा है, एपिडा के थ्रू जो है कूल चेन सिस्टम में यदि हम देखें तो कोल्ड स्टोरेज और एसी बैंड, जो जहाँ पे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से लेकर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसको भी इस्टेब्लिश करने के लिए भारत सरकार उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। और यदि हम लूज फ्लावर्स के तरफ यदि हम संभावना की बात करते हैं तो एक शब्द होता है प्रोसेसिंग, जो वैल्यू एडिशन की बात की जाती है। और वैल्यू एडिशन में यदि हम देखें तो जैसे गुलाब का तेल है, जो गुलाब के फूल, जो देसी गुलाब के फूल हैं, उनसे जो है कि काफ़ी मात्रा में जो यदि आप हिमालय का जो क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, JNK की बात करते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया में भी जैसे यदि अलीगढ़ की बात करें, कन्नौज की बात करें, वहाँ पे गुलाब की खेती, देसी गुलाब की खेती से तेल निकाल करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है इसको बेचा जाता है। इसी तरीके से वैल्यू एडिशन में यदि हम देखें तो इसके जो है गुलाब जल बनाया जाता है। इसी के साथ अगरबत्ती, जो वेस्टेज ऑफ फ्लावर्स हैं उससे अगरबत्ती बनाई जाती है। इस प्रकार से जो है कि हम अपने वैल्यू एडिशन को इम्प्रूव करते हुए, इंक्रीज करते हुए जो संरक्षित खेती का क्षेत्रफल है यदि उसको हम बढ़ाते हैं, प्रॉपर जो है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और जो प्लांट प्रोटेक्शन, जो क्वारंटाइन का एक बहुत लिमिटेशंस है कि जो भी मटेरियल आप एक्सपोर्ट करेंगे उसमें जो है कि इंसेक्ट पेस्ट का जो है कि इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का यह ध्यान रखते हुए हम इसको एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो ये श्योर है कि जो हमारा एक्सपोर्ट के द्वारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आने वाले टाइम में काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को जो है
एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे विकल्प हैं जिसके जरिए रोजगार तो सृजित होगा ही, साथ ही साथ आप व्यवसाय भी स्थापित करके वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे देश में उभरते हुए देखा जा रहा है। तो आप इस संभावना को समझकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर कंवरपाल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कंवरपाल जी, यहाँ पर जिक्र हुआ है वेस्टेज ऑफ फ्लावर। अगर हम महानगरों की बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि साउथ इंडिया के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फूलों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, आपने भी इस बात का जिक्र किया था। कई बार हम देखते हैं और दिल्ली जैसे महानगरों में भी मैंने देखा है कि कुछ मंदिरों के अंदर मशीन स्थापित की गई है जिसमें जो फूल सूख चुके होते हैं, पुराने हो चुके होते हैं, उनसे खाद बनाई जाती है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये संभव है? बिना मशीन के क्या हम फूलों के अवशेषों से खाद बना सकते हैं? और जो कटिंग फ्लावर्स होते हैं उसके जो अवशेष खेतों में बचते हैं उनका इस्तेमाल किस प्रकार के कर सकते हैं ताकि भूमि में सुधार और गुणवत्ता में सुधार ला जा सके? सही कहा आपने। जो हमारे जो फूल लगाते हैं, जो भी बाजार में ले जाते हैं और जो भी उसको कंज्यूमर है खरीदता है, तो उसको एक दिन के लिए प्रयोग करता है। अगर लूज फ्लावर की बात करें, कट फ्लावर 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते चलेगा, अंततः हमको फेंकना पड़ता है। तो जब फेंकते हैं तो उसमें फिर उसके बावजूद में कुछ गुण रह जाते हैं। तो कई बार ये वेस्ट पड़ा रहता है मंदिरों में या और कहीं, जो भी हमारे वो होते हैं प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो उसमें उसको अगर हम इकट्ठा करके, क्योंकि उसको पूर्णतया वो ख़त्म नहीं हो पाता, उसमें गुण रहते हैं, तो उसमें कई तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। आपने खाद की बात करी, खाद वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से ये लास्ट ऑप्शन है। जब उसका हम पुष्पी तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा लास्ट ऑप्शन है, चलो इसकी खाद बना लेते हैं। कम से कम हमारे ये ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति को बनाए रखेगा और जो पैदा कर रहा है उसको एक रोजगार भी मिलेगा। तो उसके अलावा कुछ फूल हैं, जैसे गेंदे के फूल हैं। गेंदे के फूल से रंग निकलता है, प्राकृतिक रंग जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। तो जो ताजे फूल हैं उससे हम प्राकृतिक रंग निकालते हैं। और रंग की क्या है, और गुलाब से भी निकालते हैं। और रंग में क्या, जब ताजे फूल से निकालें थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, लेकिन जो थोड़ा पुराना हो जाए 2-4 दिन, उससे थोड़ा कम निकलेगा। तो हम उससे अगर उसको धुलाई करके अच्छी तरह से मशीन से, और जो हमारा जो भी प्रोटोकॉल है निकालने का, उससे निकाले तो उस वहाँ भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा उनको सुखाने के बाद कार्ड्स बनाते हैं। ड्राई फ्लावर वाले जो कार्ड्स वगैरह होते हैं, सीनरी वगैरह बनाते हैं, तो वो बना सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी, मार्कंडे जी ने अगरबत्ती की बात करी, अगरबत्ती में भी प्रयोग कर रहे हैं इनको। और जो खासकर जो हमारे होली पर लगने वाले रंग है, आपने देखा होगा होली पर कितने खतरनाक रंग, जो कृत्रिम रंग होते हैं, कितना नुकसान करते हैं। और आजकल गुलाल के रूप में इनको बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है और वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और वहाँ पर इनको आराम से ग्राउंड करके और उसके प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ जैसे तेल निकालने वाले हैं, तेल की डेफिनेटली उसकी वाले की तेल वाली जो वैरायटी है उनमें तेल कम होता है, गुलाब में तेल निकलता है या रजनीगंधा में निकलता है। तो उनको अगर वो ताज़ी अवस्था में कुछ उसमें गुंजाइश है, 1-2 दिन पुराने हैं, तो उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रयोग हैं इसके, हो सकते हैं हम इसको मतलब बेचने के बाद जो हमारा वेस्ट है उसको उठा के हम विभिन्न तरह से उसको प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर कंवरपाल जी, आपने बताया कि किस तरीके से तेल भी हम इससे निकाल सकते हैं और तमाम जैसे फूल हैं जिसका तेल निकाला भी जाता है। सनफ्लावर ऑयल की अगर हम बात करें, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसकी मांग भी रहती है सनफ्लावर ऑयल को लेकर, और खासकर राजस्थान के मैदानी इलाकों की बात करें जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। संरक्षित खेती का तो एक उपाय है ही, अगर खुले मैदानों में किसान भाई वहाँ पर कोई फूल की खेती करना चाहते हैं तो क्या संभावना है? खासकर सनफ्लावर की खेती को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? सनफ्लावर जो पौधा है, इसको 2 तरीके से हम प्रयोग करते हैं। जो हमारा एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है, एक वो सनफ्लावर होता है। दूसरा सनफ्लावर जो हम खाद्य में प्रयोग करते हैं, खाद्य तेल, तो वो सनफ्लावर जो है, जो इसका तेल खाद्य वाली प्रजाति में ही ज़्यादा होता है। तो जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं, जैसे सरसों की खेती करते हैं उससे तेल निकलता है, तो उसी प्रकार से खाद्य तेल के जो खुले खेत में खेती राजस्थान में बता रहे हैं आप, तो उसका तेल निकालें तो वो तो खाद्य की तरह से प्रयोग होगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन एसेंशियल ऑयल जो हम बात कर रहे हैं, जो हम गुलाब में निकालते हैं, ट्यूबरोज में निकालते हैं, जैस्मिन में निकालते हैं, उस तरह से इसका तेल इसमें प्रयोग नहीं होता है। जी चलिए, रुक करते हैं डॉक्टर गुंजीत जी का। डॉक्टर गुंजीत जी, हमारे देश में हम किसानों को इंटरक्रॉपिंग के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। वहीं अगर हम फूलों की खेती को लेकर बात करें तो क्या फूलों की खेती में भी इंटरक्रॉपिंग संभव है? क्या 2 फूलों का चुनाव करके हम इंटरक्रॉपिंग करके खेती में बढ़ सकते हैं, या फिर एक अनाज की फसल ले लें, एक ऐसे फूल की खेती का चुनाव करके हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या संभावना है इसमें? बिल्कुल, ये मिश्रित खेती आमदनी बढ़ाने का एक और अहम आयाम है। जैसे कि विभिन्न फूलों में जो लंबे उगने वाले फूल होते हैं, अगर उनके बीच में छोटी ऊंचाई वाले फूल जो कि उसी टाइम पे जिनमें फूल आते हैं या उसी टाइम पे उनका
सीजन होता है तो उसकी इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं, जिससे कि किसानों को अधिक फायदा हो सकता है। जी, डॉक्टर मार्कंडे जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मार्कंडे जी, अब बात करते हैं अपने देश में जो फूलों की खेती हो रही है उसमें समस्याओं को, कितनी बड़ी चुनौती किसानों को रहती है? क्या फूलों को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में, संरक्षित खेती जो कर रहे हैं वो तो आसानी से अपनी फूलों की देखभाल कर लेते हैं, खुले मैदानों में हमारे फूलों का देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना चुनौती भरा है ये? यदि फूलों को ये देखें तो डेफिनेटली ये हाईली पेरिसेबल मटेरियल है। जो पेरिसेबल होता है वो ज़्यादा अटेंशन मांगता है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी किसान भाई चाहे लूज फ्लावर्स के लिए खेती कर रहे हैं या कट फ्लावर्स के लिए खेती करते हैं, इसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, काटने के बाद उसको किस तरीके से हम पानी के अंदर रखें ताकि जो है कट फ्लावर्स की सेल्फ लाइफ अच्छी रहे। लूज फ्लावर्स वाले जो फ्लावर्स हैं उनकी जो है पैकिंग हम किस तरीके से करें। जो डिस्टेंस मार्केट, जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल में ग्रो करता है और गाजीपुर के मार्केट में यदि फ्लावर्स को बेचना चाहता है तो इसको जो है कि वहाँ से ग्रो करके और यहाँ पे बेचने के लिए एक प्रॉपर पैकेजिंग मैकेनिज्म जो है कि फार्मर्स जो पुष्प उत्पादक हैं वो एडॉप्ट करते हैं, जो नए करें उनको भी एडॉप्ट करना चाहिए। और जो रहा क्लाइमेट, एक क्लाइमेट जो है कि बहुत बड़ा चैलेंजेज है। जैसे आज के दिन देखें तो ये कोहरे का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, तो जो किसान भाई उत्तर भारत में गेंदा की खेती कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि फसलों में पाला के प्रकोप होने की संभावना हो सकती है, या इस टाइम पे एफिड या कैटरपिलर का प्रकोप जो है ओपन में, चाहे गुलदाउदी की खेती जो किसान भाई लूज फ्लावर के लिए करते हैं, सीजनल फ्लावर्स की खेती करते हैं, मेरीगोल्ड की खेती करते हैं, तो संभावना बनी रहती है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि प्रिवेंटिव जो इंसेक्टिसाइड, चाहे नीम बेस बना हुआ नीमेगान का इंसेक्टिसाइड हो या अन्य इंसेक्टिसाइड जो इस तरह के जो है कि कीड़े मकोड़े को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका प्रिवेंटिव स्प्रे कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जब किसान भाइयों को नई फसलों का चुनाव करना है तो उसके कौन सी वैरायटी है जिसका डिमांड और जिसकी ईल्ड, जिसको हम कहें कि बाजार में जिसकी जो है बेचने के लिए खपत अच्छी हो और उसका उत्पादन अच्छा हो और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। जैसे यदि गेंदे पे काफ़ी चर्चा हुई है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा जो अफ्रीकन गेंदा है उसमें पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बहार गेंदा और यदि फ्रेंच गेंदा की हम बात करते हैं तो पूसा दीप है, पर्व है, उत्सव है। ये तीनों जो है अर्ली है, बरसात के सीजन में जो है कि इसको हम लगाते हैं और दिवाली के टाइम में इसमें पुष्पन हो जाता है। जो पूसा बहार और पूसा नारंगी गेंदा है वो जो है कि अभी देखेंगे तो 40 से 45 दिन पहले उसकी प्लांटिंग हुई है, अब 20 से 25 दिन के बाद जो है कि उसमें पुष्पन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी फसल, फूलों की फसल का चुनाव करें उसमें किस्मों का चुनाव, प्लस जो है कि जहाँ पे आपको बेचना है उस बाज़ार का एक बार ज़रूर भ्रमण करें, करके देख लें किस किस्म की जो है कि फूल की मांग जो है हमारे घरेलू बाज़ार या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में है, उन्हीं किस्मों का चुनाव किसान भाई को करना चाहिए। जी, तो किस्मों का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र में जो मांग है वो किस फूल की ज़्यादा मांग है। आप अपने फूलों की खेती की शुरुआत करने से पहले इस चीज़ को निर्धारित करें कि आपके क्षेत्र में जिस फूल की मांग है उसका चुनाव करके आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा आप मार्केट बना पाएंगे अपने उत्पादन के लिए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे इस विषय से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम विचार विमर्श, हम जल्द लौट रहे हैं। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत का सबसे बड़ा चैलेंज, बैटल ऑफ बैंड्स, जो है वेव्स 2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का हिस्सा। यहाँ कुछ दोस्त, कुछ भाई बहन, कुछ रिश्तेदार और कुछ गुरु शिष्य मिलकर लड़ेंगे संगीत की जंग और उनका आकलन करेंगे हमारे प्रतिष्ठित जज राजा हसन और श्रद्धा पंडित। इस मंच को होस्ट करेंगे केतन सिंह। साथ ही भारत के बड़े बड़े नाम भी आएंगे भारत के बेस्ट ऑफ द बैंड्स को जज करने के लिए। ये है पंजाब।
आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। ये मंच भारत के हर कोने को एक सूत्र में पिरोएगा। क्या बात है यार, मजा आ गया, व्हाट एनर्जी। ऋषिकेश की वादियों से लेकर मुंबई के समंदर तक, राजस्थान की हवेलियों से लेकर पंजाब की शान तक, गुजरात की मिठास से लेकर उत्तर प्रदेश के अपनापन तक, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, यहाँ एक मंच पर दिखाई देगा पूरा भारत और यही मंच सुनाएगा भारत का संगीत। ये चैलेंज देश भर के युवा कलाकारों को एक सुर में बांधेगा और जो विजेता बैंड बनेगा उसकी तो बात ही क्या। सारेगामा की ओर से न सिर्फ खास मौका मिलेगा बल्कि वेव्स समिट के फिनाले में परफॉर्म करने का सुनहरा अवसर भी दिया जाएगा। अब सपने फिर सांस लेंगे, संगीत फिर धड़केगा और सुरों के योद्धा लड़ेंगे अपनी जीत की जंग बैटल ऑफ बैंड्स में। बैटल ऑफ बैंड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात्रि 11 बजे, सिर्फ दूरदर्शन नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श और हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से फूलों की खेती करके आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर कंवरपाल सिंह जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कंवरपाल जी, अगर हम बात करें स्वदेशी किस्मों को लेकर, स्वदेशी किस्में फूलों के व्यवसाय को स्थापित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और वैश्विक स्तर पर क्या स्वदेशी किस्में को भी हम विकसित कर पा रहे हैं? क्या विदेशों में भी इसकी मांग भविष्य में आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, या और भारत में जो विदेशी किस्में हैं क्या उनका भी इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा रहा है? किसान भाई को फायदा किसमें है, स्वदेशी किस्में में या विदेशों के जो फूल की मांग यहाँ पर रहती है उसमें? जहाँ तक किस्मों की बात है वो फसल पर निर्भर करता है, कर रहा है। कुछ जैसे हमारे गेंदे की बात करें हम, तो गेंदे हमारे जो स्वदेशी किस्में हैं, जैसे अभी डॉक्टर मार्कंडेय सिंह जी ने बताया, तो वो काफ़ी हमारी प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं। हमारी पूसा अर्पिता है, जो अभी ठंड की हम बात करें, आज ठंड है, जैसे जनवरी का महीना है, तो इस समय जो गेंदे की बहुत ही प्रजातियां कम फूल करती हैं, लेकिन पूसा अर्पिता एक ऐसी प्रजाति है जो देशी समय है फूल करती है। तो जो किसान भाई इसको लगाते हैं वो बहुत ही मतलब उनको फ़ायदा है और वो बार बार आके हमसे बीज ले जाते हैं। उसी प्रकार पूसा बसंती गेंदा है, पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा दीप है, पूसा पर्व है। तो हमने पूरे जो साल के लिए फूल लेने के लिए, क्योंकि हमारे पूरे साल त्यौहार आते रहते हैं, अक्टूबर नवंबर की वैरायटी अलग है, तो दीपावली के आसपास है, जाड़ों की वैरायटी अलग है और गर्मी की है। तो इसी प्रकार से दूसरी गुलदाउदी की फसलें हैं, वैरायटियाँ हैं, ग्लेलोसी प्रजातियाँ हैं। तो इसमें हमारी स्वदेशी प्रजातियाँ काफ़ी प्रचलन में हैं। और जो कुछ फसलों में जैसे कि लिलियम है, लिलियम में हमारे यहाँ भी काफ़ी समय बाद में काम शुरू हुआ है और हमारे कुछ ही क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर काम कर रहा है। तो उसमें कुछ बाहर की प्रजातियां हैं और गुलाब में भी कुछ बाहर की प्रजातियां हैं, लेकिन अंदर वाली प्रजातियां भी जो हमारी प्रजातियां जो हमारे संस्थान द्वारा भी निकाली गई हैं गुलाब की, तो वो जो खुले हम खेत में करते हैं, क्योंकि कट फ्लावर में भी खुले खेत में और संरक्षित जो खेती करते हैं, दोनों तरह से इसकी खेती किसान भाई कर रहे हैं और दोनों का ही मार्केट में जो वो बिक जाती हैं। और खरीद कर जो हमारा घरेलू मार्केट है जो इंडिया का, उसमें खुले खेत में चाहे हम गुलदाउदी करें, गुलाब करें, कुछ प्रजातियाँ हैं, तो वो स्वदेशी प्रजातियाँ भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं और किसान भाई उगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो हम बाहर की जो प्रजातियाँ किसान भाई उगा रहे हैं, तो उनको हम कम्पीट कर पाएंगे और धीरे धीरे उनको हम कम कर पाएंगे और हमारी जो स्वदेशी प्रजातियाँ हैं विभिन्न फसलों में हमारे जो क्षेत्र उनका बढ़ेगा। जी डॉक्टर मार्कंडेय जी, आपका मैं रुख करता हूं। अगर हम बात करें तकनीक का इस्तेमाल हमारे देश में खेती में बहुत तेज़ी से अडॉप्ट हो रहा है, हमारे किसान भाई डेवलप हो रहे हैं अपने आप को लेकर। अगर हम फूलों की खेती में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर बात करें तो टिश्यू कल्चर को लेकर आप क्या सोचते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोपोनिक्स को लेकर भी आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है इसके अंदर? जैसे टेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो फ्लोरिकल्चर में यदि दो क्रॉप को ले, आर्किड की बात करें और दूसरा जो है जरबेरा की बात करें, तो जितना भी प्लांटिंग मटेरियल फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये टिश्यू कल्चर बेस ही मल्टीप्लाइड प्लांटिंग मटेरियल हैं। और जो हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो फ्लोरिकल्चर में हाइड्रोपोनिक्स एज सच जो है कि अभी बहुत ज़्यादा जो है कि इसके ऊपर वर्क नहीं हुआ है जितना वेजिटेबल के केस में है। लेकिन अन्य टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करते हैं, जैसे फूलों की खेती में जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक
फर्टिगेशन सिस्टम के साथ जो है कि फ्लोरिकल्चर की खेती को जो है कि काफ़ी बढ़ावा दिया है, जो संरक्षित खेती में भी और खुले खेतों में भी जो है। और इसमें ये देखेंगे तो आप सिंचाई के साथ साथ जो है कि फर्टिलाइजर्स को भी आप दे पाते हैं फसलों को, और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है नियंत्रित रहती है। नियंत्रित का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी में इस टेक्निक के द्वारा प्लांट को हमें फर्टिलाइजर देना है और कब देना है और कितने पीरियड में ये हम दे देंगे, ये निर्धारित रहता है। प्लस जो है कि हमें कब दोबारा जो है कि फर्टिलाइजर हमें इसमें डालना है, इस टेक्निक के द्वारा जो है कि किसान भाई को जो है कि काफ़ी आसानी हो जाती है। और यही एक कारण है कि यदि आप देखेंगे कि मैनुअल जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, जो हाथ से हम खाद डालते हैं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से यदि खाद डालते हैं, तो सेम खेत में जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फ्लावर्स दोनों जो है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो है बेटर होता है। इसी के साथ साथ और एक चीज मैं कंटिन्यूएशन में बोलना चाहूंगा कि जो आपने पूछा था कि टिश्यू कल्चर बेस्ड प्लांटिंग मटेरियल, टिश्यू कल्चर बेस्ड जो प्लांटिंग मटेरियल है उसके द्वारा जो मल्टीप्लाइड प्लांटिंग मटेरियल है उसकी जो क्वालिटी है, जो इन विवो टेक्निक है उससे बेटर होती है, क्योंकि उसमें वायरस के कंटामिनेशन होने की काफ़ी जो संभावनाएं हैं बहुत कम हो जाती है। और यही रीजन है कि विशेषकर 2 फसलों में, आर्किड के केस में और जरबेरा के केस में, जो मटेरियल किसान भाई इस तरह के यूज कर रहे हैं उनसे जो गुणवत्ता और क्वालिटी, जो मात्रा उत्पादन का है वो बेटर मिल रहा है। और यही रीजन है कि दिन प्रतिदिन जो है कि इस तरह के मटेरियल की मांग जो है हमारे घरेलू जो है जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या ग्रोअर हैं उनके बीच में बढ़ता जा रहा है। जी डॉक्टर कंवरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारे देश के छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो अपनी खेती तो कर ले रहे हैं, खेती करने के बाद मान लीजिए उनकी जहां उन्होंने खेती की है वहां से मार्केट उनका नज़दीक नहीं है, या उस समय उनको भाव सही, रेट सही नहीं मिल रहा है मार्केट के दौरान, अगर वो स्टोरेज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं ये जो फूल हैं हमारे, 2 दिन में 1 दिन में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो इस तरीके से जो इन छोटे किसान हैं इनके लिए कोल्ड स्टोरेज की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज बहुत महंगे होते हैं, तो इसमें वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि उनको भी ये व्यवस्थाओं का लाभ मिले? क्या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है कि जगह जगह पर सरकार द्वारा या कोई ऐसे FPOs द्वारा स्थापित की जाए कोल्ड स्टोरेज, जिसमें वो भी अपना माल स्टोर कर सकें? जहाँ तक सीमांत किसानों की समस्या की बात है, ये खाली कोल्ड स्टोरेज की नहीं, बाकी और भी चीज़ों की है, मार्केट सामान भेजना है या कुछ लाना है, तो वो छोटा किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है, ज़मीन कम होती है, पैदावार कम निकलती है। तो उसमें सबसे बड़ा जो अच्छा उपाय है उनका है सहकारिता का। तो वो एक कुछ सोसाइटी बनाएं, और कुछ लोग बना भी रहे, जैसे महाराष्ट्र की बात करें वहाँ काफ़ी लोगों ने बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना रखी हैं, फूलों में भी और फलों में भी, और वो बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, और वो ना खाली घरेलू बाजार में अपना सामान बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जब ग्रुप बनाएंगे तो आपको एरिया भी बढ़ जाएगा, जब कई लोग मिलकर करेंगे तो उसी एरिया के हिसाब से आपको फिर जो हमारा मैंने बताया राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, वहाँ से जो लोन मिलता है उसमें किसी भी चीज़ के लिए आप फैसिलिटी के लिए आप पैसा ले सकते हैं। इसमें इवन ज़मीन किराए पे ले, ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन किराए के पे भी ले सकते हैं, ट्यूबवेल लगा सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं, आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, और रेफ्रिजरेटेड वैन ले सकते हैं मार्केट के लिए। तो ये जब ही संभव होगा जब आप इकट्ठे होंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे। छोटा किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और जहाँ तक वो ट्रेनिंग की बात करिए, फील्ड पे, फार्म पे, आजकल फार्म पे बनाने की, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक फ्रिज बनाया जो सन से, सूर्य की लाइट से चलता है, एनर्जी लेता है। वो छोटे छोटे हैं जिनको छोटे किसान अकेले भी लगा सकते हैं। वो तो एक अच्छा उपाय है। उसमें चाहे फूल रखिए, सब्जी रखिए, तो उसमें आप रख सकते हैं 2-4 दिन, और जब आपको भेजना हो तो रेफ्रिजरेटर वैन में आप मार्केट में भेज सकते हैं। जी। तो आप अगर अकेले हैं या छोटे किसान हैं तो आप सोचते हैं कि इस समस्याओं का समाधान क्या है, तो डॉक्टर कंवरपाल जी ने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि आप इस तरह के संगठित होकर इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। डॉक्टर मार्कंडे जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर फूलों की खेती विकसित हो रही है, ये तो जाहिर है कि बहुत आने वाले समय में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फूलों की खेती को लेकर हम बात करें, जिस तरीके से पर्यावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से फूलों की खेती कितनी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ मृदा स्वास्थ्य भी आज हमारे किसानों की जो खेत की मिट्टी है उसमें डीकार्बनाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कार्बन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से भी फसल या कोई भी हो उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन तमाम पहलुओं को किस तरीके से फूलों की खेती बेहतर करती है और क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं इसमें?
फूलों की खेती की बात जो है, यदि कार्बन कंपोनेंट को इंक्रीज करने के लिए यदि आप बात करते हैं तो जैसे ये देखा जाता है, जैसे हम लोगों ने बोला कि यदि ग्लेडियोलस की खेती करते हैं या सीजनल फ्लावर्स की खेती करते हैं, गेंदे की खेती करते हैं और सीजनल में जो बबूना की खेती करते हैं, जो भी उसका इनर्ट मटेरियल होता है वो जो है कि फील्ड से बाहर हम नहीं निकालते हैं, उसी में कंजर्व कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो है कि ये देश में फूलों की खेती की संभावना की बात करते हैं तो दिन प्रतिदिन जो है कि इसकी डिमांड हमारे क्षेत्र में बढ़ रही है और यही कारण है कि इसकी खेती का क्षेत्रफल जो है दिन प्रतिदिन जो है कि बढ़ता जा रहा है और ये पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों में ये बढ़ रहा है और धीरे धीरे ऑर्गेनाइज मार्केट होता जा रहा है। जैसे एक इंडिया में यदि हम कहें तो ऑर्गेनाइज जो ऑक्शन सेंटर बेंगलोर में है, जो उस एरिया के फ्लावर्स को काफ़ी हद तक वहाँ पे किसान जो है बेच करके अच्छे वैल्यू को पा रहे हैं। और इसका क्षेत्रफल बढ़ने का एक और कारण है, यदि प्रति इकाई क्षेत्रफल यदि इससे होने वाली आय अन्य फसलों से जब हम तुलना करते हैं कि किसान को जो है कि इसमें अच्छी आय मिलती है। यही रीजन है कि हर किसान जो जिसके यहाँ क्लाइमेट सूटेबल है, बेचने में सक्षम है, वो चाहता है कि कुछ क्षेत्रफल में हम फूलों की खेती करें जिससे हमारी आय बढ़े, समृद्धि बढ़े और इस प्रकार से जो है कि फूलों की संभावनाएं अपार हैं और आने वाले दिनों में इसका प्रोडक्शन और इसका क्षेत्रफल हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर मार्कंडेय जी। और जिस तरीके से हमने देखा कि फूलों की खेती से न केवल आपकी जो संभावनाएं इनका इस्तेमाल कर आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, वैल्यूएशन करने के लिए भी आप कंपनी स्थापित कर सकते हैं और तमाम ऐसे उत्पाद बना सकते हैं जिसकी डिमांड आज के समय में मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर भी फूलों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, घरेलू मांग में तो बढ़ोतरी हो ही रही है। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी ये फूलों की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य में आज फूलों की बहुत विशेष महत्ता होती है। ये फूल उस तमाम कार्यक्रमों में चार चांद की भूमिका लगा देते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि तमाम जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। आप फूलों की खेती से जुड़कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसी भी तरीके की समस्या या संशय है तो आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर IRI पूसा के फूल संभाग से संपर्क करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। डॉक्टर मार्कंडेय जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुंचे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कंवरपाल सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुंजीत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इसके अतिरिक्त आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं या कोई जानकारी आपसे छूट गई है, दोबारा से इस जानकारी को आप सुनना चाहते हैं या इस विषय को आप अपने किसी संबंधी के पास या किसी और किसान तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक विकल्प है। आप हमारे QR कोड को स्कैन करके YouTube चैनल पर जा सकते हैं। हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी विचार विमर्श के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी किसी के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी टीम को दीजिए इजाजत। फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।